शहबाज गिल साहब के लिए कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा वो टॉक शो के बीच में से शो जो है वो छोड़ के चली गई। उमर फारूक ज़हूर, अब ये पाकिस्तान भी आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इमरान खान साहब के हाथ से जो है एक्सेस ये उनके हाथ से चला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ पाया जाता है। इसमें दो बड़े नाम जो है वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक के हवाले से आए हैं। इन दोनों को जो है वो इमरान खान साहब ने ज़मान पाक बुला लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक वाक़या शेयर करना है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा जो है वो टॉक शो के बीच में से शो जो है वो छोड़ के चली गई। क्या वजह हुई, आखिर नाराज़गी क्या हुई, क्या सवालात ऐसे थे जिसकी वजह से नाराज़गी हो गई, कुछ इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर पर्सन का फेसबुक पेज हैक हो गया है और ये वाक़या क्यों पेश आया, इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ ये जो एक बज़ उड़ी हुई है पिछले 2-3 दिन से, और वो ये है कि जी कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, और इस हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट्स है और मेरे सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है वो मुझे इसके बारे में क्या बताते हैं, वो भी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो काफ़ी खबरें हैं जिसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमें काफ़ी हद तक ये फीडबैक आता रहता है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन कि वो अपना फीडबैक देते हैं हमें, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि पाकिस्तान से बाहर कितने लोग जो हैं वो हमारे व्लॉग को देखते हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन एक डिबेट जो अक्सर हमारी टीम के दरमियान होती है, मैं चाहूँगा आप भी ज़रा इस पर ओपिनियन दीजिए, और वो ये है कि जनाब वीलॉग, ये जो हमारा वीलॉग है इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब 20 मिनट बहुत ज़्यादा है, आप इसको 15 मिनट तक लेकर आएँ। कुछ का ये कहना है कि नहीं जी 20 मिनट काफ़ी है, 20 मिनट का कम से कम ज़रूर होना चाहिए। तो हम इस वीडियो के ज़रिए जो है आपसे भी दोबारा ये सवाल करना चाहेंगे, प्लीज़ अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि वीलॉग जो है वो कितनी देर का होना चाहिए। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इसके ऊपर एक पोल भी डालूंगा अपने पेज के ऊपर, ताकि लोग वहाँ से भी अपनी राय से आगाह करें और ताकि आपके फीडबैक के मुताबिक जो है वो हम अपनी वीडियोस को बनाया करें। एक्चुअली मसला ये है कि खबरें भी इतनी ज़्यादा होती हैं, साड़ा मुल्क ही हो जाएगा, ऐसे सुकून मिलता ही नहीं, इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि हमें हमारी ये भी कोशिश होती है कि हमसे कुछ मिस ना हो जाए। तो इसलिए भी ज़रा थोड़ा कभी कभार ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाती है, कभी कभार तो हमें 25-25 मिनट तक भी जाना पड़ जाता है। तो आपका भी ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली तो एक खबर ये, जनाब उमर फारूक ज़हूर, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, उमर फारूक ज़हूर वही शख्स है जिसने जो है वो घड़ी, इमरान खान साहब वाली वो जो घड़ी थी जिस पे खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, और जिसने ये कहा था कि जी मैंने ये घड़ी जो है वो फ़राह खान उर्फ फ़राह गोगी से जो है मैंने ये घड़ी ख़रीदी है। उसका नाम जो था वो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर शामिल था। तो ये खबर आई है कि इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टरेट ने अब उसका नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिया है। इसकी तस्दीक उन्होंने कर दी है और इसका नाम जो है वो बेसिकली इंटरपोल के अंदर भी जो है वो भेजा गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो वहाँ से भी उसका नाम जो है अब निकल चुका है। और शहजाद अकबर साहब ने जो है उस वक्त ये कार्रवाई करवाई थी और इसके रेड वारंट जो है वो जारी करवाए गए थे। लेकिन अब जो है इस सिलसिले में इसका एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से नाम जो है निकल गया। अच्छा, इसके रिप्रिकॉशंस जो हो सकते हैं वो ये हैं कि अगर इसका नाम निकल गया है, इसका मतलब है कि अब ये पाकिस्तान भी आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में होता है तो लोग ऑब्वियसली फिर उस मुल्क के अंदर नहीं जाते, उनको पता होता है कि जी हम वापस नहीं निकल सकेंगे। तो अब अगर उसका नाम निकल गया है तो इसलिए अब उसकी पाकिस्तान आने की राह भी जो है वो हमवार हो गई। और अगर वो पाकिस्तान आ जाता है और आके किसी अदालत के अंदर गवाही देने के लिए या ज़ाहिर बात है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए वो पाकिस्तान में लैंड करता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए रास्ता अब ज़रूर अलबत्ता क्लियर हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि शहबाज गिल साहब का एक मामला है जनाब, सिंध हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि हम सिर्फ नए केसेस की फौरी समाअत की इजाज़त देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ज़ेर समाअत मुकदमे में फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर नहीं की जाती। सिंध हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तो शहबाज गिल साहब के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने अपने वकला को हिदायत करते हुए शहबाज गिल के वकला को, अदालत ने शहबाज गिल के वकला को हिदायत करते हुए कहा कि रोस्टर ब्रांच के ज़रिए दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए। तो एक ये डेवलपमेंट हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर का फड्डा पड़ा हुआ है।
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब फटा है। और वो फटा है जनाब केपी हुकूमत का वर्सेस गवर्नर केपी, ये मसला पड़ा हुआ है। गवर्नर साहब ने जो है 2-3 दफ़ा हेलीकॉप्टर जो है वो मांगा था केपी हुकूमत से कि जी वो कहीं जाना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन केपी की गवर्नमेंट ने इस्तेमाल करने से इनकार, उनको इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जब एक बिल मंजूर किया गया केपी असम्बली से कि जनाब हेलीकॉप्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर की इजाज़त के साथ जो है अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके वो चार्जेस दे दे और फिर वो इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली असल मकसद यही लग रहा था कि इस कानून साजी के पीछे इमरान खान साहब के लिए राह हमवार करना थी कि वो जब चाहें केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने अपने सूबे के गवर्नर को हेलीकॉप्टर नहीं दिया। अब इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने वज़ीर आला महमूद खान के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा यह गल है, अगर मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ये हेलीकॉप्टर जो है गवर्नर हाउस भी लैंड नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को ज़ाती हेलीकॉप्टर बना दिया है, तो ज़ाती हेलीकॉप्टर अगर आपने बनाना है तो फिर वज़ीर आला इसको अपने घर के अंदर ही जाके लैंड करवाएं। और हुकूमत पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को वैसे गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाज़त होती है, लेकिन उन्होंने कहा इजाज़त होगी लेकिन इस हेलीकॉप्टर को मैं इजाज़त नहीं दूंगा। ये गवर्नर की जानिब से नया एक हुक्म जो है वो सामने आया है। तो हेलीकॉप्टर जो है वो खेला जा रहा है इस वक्त केपी गवर्नमेंट के अंदर। मतलब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि कितने पेटी इशूज़ के ऊपर जो है वो मामले फंसाए हुए हैं। कितने कि जी मेरा हेलीकॉप्टर है, वो कहते जी मेरा हेलीकॉप्टर है, मुझे नहीं आपने इजाज़त दी तो फिर ये लैंड भी नहीं करेगा इधर। ज़रा जस्ट इमेजिन कि हम किन चीज़ों, किन फजूल चीज़ों के अंदर जो है ना वो फंस के रह गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के जो रिहाइश है ज़मान पाक, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है। और इस इजलास में कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों, पंजाब में एतमाद का वोट हासिल करने और असम्बलियों की तहलील पर जो है वो मुशावरत की जाएगी। अच्छा, इसी से और मतलब नंबर गेम के टोटल कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो नंबर गेम के ऊपर हो रही है कि नंबर गेम कौन पूरी करता है। इसी से रिलेटेड एक्चुअली एक और ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कल गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब के गवर्नर हाउस में जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं से तकरीबन 15 MPs से मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और एक तो उन्होंने इत्तफाक किया है कि जी गवर्नर साहब ने जो एतमाद का वोट हासिल करने का कहा था परवेज़ इलाही साहब को, ये बिल्कुल आइनी तरीका था और आइनी मामला थी, आइनी तौर पे सब कुछ ठीक किया है इन्होंने। इसमें एक रुकन ने यह बताया कि जी गवर्नर पंजाब ने जो है वो अरकान असम्बली को ये कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो रन ऑफ इलेक्शन की जो है वो तैयारी करे। अब रन ऑफ इलेक्शन क्या है, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूँ। रन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि अगर परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते तो वो डी सीट हो जाएंगे। डी सीट आई मीन सीएम नहीं रहेंगे, मैं बल्कि लफ्ज़ सही यही इस्तेमाल होगा कि वो फिर सीएम नहीं रहेंगे। और जब वो सीएम नहीं रहेंगे, 186 नंबर वो पूरे नहीं कर सकते, तो उसके बाद नए सीएम के लिए जो है इलेक्शन होगा। और जब नए सीएम के लिए इलेक्शन होगा तो उसके बाद सबसे पहला राउंड ये होगा कि 186 कौन हासिल करता है। ऑब्वियसली अगर कोई हासिल नहीं कर सकेगा तो उसके बाद दूसरा राउंड होगा और दूसरे राउंड में सबसे ज़्यादा वोट जिसके होंगे वही सीएम इलेक्ट हो जाएगा। तो इस वक्त सारी कोशिशें जो हैं वो यही हैं कि किसके नंबर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, चाहे वो एक वोट के फ़र्क से ही क्यों ना हो, जिसके नंबर ज़्यादा हुए वो उसका सीएम बन जाएगा। अच्छा, लग इस तरह रहा है, मुझे जो पीटीआई के कैंप से जो कुछ वाइब्स आई हैं वो भी यही है कि इनके पास भी 186 पूरे नहीं हैं, इनके पास भी 186 पूरे नहीं है और नून के पास भी 186 पूरे नहीं है। तो एंड में जाके वो जो रन ऑफ इलेक्शन जब होगा उसमें पता लगेगा कि एक्चुअली नंबर गेम जो है वो किसके पास ज़्यादा है। अच्छा, इस सिलसिले में जो है वो अब इस वक्त पूरी तरह मुशावरत जारी है। मेरी इतलात के मुताबिक मतलब ये इसमें बल्कि ख़बर में भी ये लिखा हुआ है कि जहांगीर तरीन भी जो है और अलीम खान के जो काफ़ी करीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs समझे जाते हैं, उनके ऊपर पीटीआई ने ख़ास नज़र रखी हुई है कि कहीं ये स्किप ना कर जाएं, क्योंकि अगर ये स्किप कर गए तो पीटीआई के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी तक कम हो जाएंगे। और दूसरी जगह पे पीटीआई भी ये क्लेम कर रही है कि जनाब हमारे भी नून लीग के कई MPs के साथ जो है हमारे राब्ते शाब्ते हैं, तो हमने भी अपने नंबर, अब मुझे नहीं पता कि ये दोनों फ्लोर क्रॉसिंग किस तरह करेंगे। अगर नून लीग वाले इधर पीटीआई को वोट देते हैं या पीटीआई वाले नून लीग को वोट देते हैं तो वो फ्लोर क्रॉसिंग होगी और वो हो नहीं सकती। सीएम के इलेक्शन के लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया हुआ है वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मार्का जो है वो पढ़ने जा रहा है और मेरे ख्याल में 11 जनवरी तक का टाइम है। 11 जनवरी को अगली समाअत होनी है इस केस से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने इतना टाइम दिया हुआ और साथ ये भी कहा था कि आप अगर बीच में एतमाद का वोट हासिल करना चाहते हैं तो कर लें। ज़मान पाक में मेरे ख्याल में आज जो मुलाकात होगी उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा एक और ख़बर ये है
जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि जनाब अकाउंट हैक हो गया है, तो वो अकाउंट जो हैक हुआ है वो मेरे पसंदीदा सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान साहब के फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया है। उन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी, मिसचीफ मॉन्गरिंग, द फेसबुक पेज ऑफ दुनिया कामरान खान के साथ हैज़ बीन हैक्ड, वी हैव अलर्टेड द फेसबुक मेटा एंड ट्राइंग टू रीगेन द एक्सेस। तो बेसिकली कामरान खान साहब के हाथ से जो है वो उनके अपने प्रोग्राम का जो पेज है उसका एक्सेस ही उनके हाथ से चला गया है और वो उसको हैक कर दिया गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह और भी बहुत से पेजेस और बहुत से ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, बड़े बड़े एंकर पर्सनस के जो हैं वो हैक होते रहे हैं। अब ये इंसिडेंट जो है वो कामरान खान साहब के साथ भी हो गया। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। आई होप कि ये मसला जो है वो उनका जल्द अज जल्द हल हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है इस्तीफ़ों के कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने के लिए वहाँ पे गया। और उसमें असद कैसर साहब भी थे, उसमें कासिम सूरी भी उसके अंदर शामिल थे, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल थे। और जाके मिलने, और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर भी उसके अंदर शामिल थे। साथ ही साथ फ़हीम खान, अताउल्ला, अमजद खान न्याजी, ताहिर इकबाल, जाहिद अकरम दुरानी, ये सब लोग जो है उसके अंदर शामिल थे। उनसे उनकी जो है वो मुलाकात हुई। बाद में जो मुलाकात ख़त्म हुई तो दोनों साइड ने जो है, इधर राजा परवेज़ अशरफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू, मतलब एक ख़िताब किया, और दूसरी साइड पे पीटीआई को जो वफ़द था जिसमें असद कैसर साहब साबिक स्पीकर थे, उन्होंने भी मीडिया के साथ जो है वो इंटरेक्शन किया। मामला अभी भी इसी तरह ही फंसा हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग, और फंसा इसी तरह ही हुआ है कि असद कैसर साहब और पीटीआई जो है वो ये चाहती है कि हम सबके जो है इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर किए जाए। हम असम्बली के फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं, सारे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और आप इस्तीफ़े मंजूर करें। और स्पीकर साहब जो हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब मैं फ़र्दन जो है सबसे एक एक करके वेरीफाई करूँगा, वो आके वेरीफाई कर दें तो ठीक है, हम उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पीटीआई जो है वो इस रूट के ऊपर इसलिए नहीं चलना चाह रही क्योंकि उनको इस बात का शक है कि ये बीच में बगावत हो जाएगी, बीच में जो है कोई ना कोई बगावत हो जाएगी जिसकी वजह से सब कुछ जो है ना वो ठीक तरह स्मूथली होगा नहीं। तो दोनों साइड जो है ये मामला अभी भी उसी तरह ही फंसा हुआ है। राजा परवेज़ अशरफ ने एक्चुअली इसके अंदर एक बड़ा वैलिड पॉइंट ये कहा कि जी मैंने तो एक दफ़ा पहले बुला लिया था, मैंने तो सबको बुलाया था, सबको नोटिस जारी किए गए थे कि जी आएँ, आके अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए तो आके उसको वेरीफाई करें, लेकिन कोई उस वक्त नहीं आया था। तो अगर मेरी नीयत में कोई खोट होता तो मैं उस वक्त सबको क्यों बुलाता। तो उनका ये कहना है कि आइनी तौर पर मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि मुझे फ़र्दन जो है वो सबसे अलग अलग बैठ के वेरीफाई करना है। कहीं किसी के ऊपर कोई प्रेशर डाल के जो है वो इस्तीफ़े तो नहीं दिलवाए जा रहे, तो इसलिए इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि दोनों साइड्स जो हैं वो जो है वो बिल्कुल इसको अपने सियासी चाल के तौर पे इसको खेल रही है और कोई इसके पीछे मकसद नहीं है। तो देखते हैं ये मामला जो है किस तरह जाता है। अलबत्ता एक और ख़बर जो है जो सामने आई है वो अब तक चैनल के ऊपर जो है वो रिपोर्ट हुआ, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तलाफ पाया जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे जो इख्तलाफ पाया जा रहा है उसमें दो बड़े नाम जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक के हवाले से आए हैं, जिन्होंने स्पीकर से मुलाकात करने से माजरत कर ली थी, और वो लोग इस वक्त का हिस्सा नहीं थे जो जाके राजा परवेज़ अशरफ से मिला। उन्होंने कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक ने पार्टी को पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया कि वो नहीं जा सकेंगे, बल्कि शाह महमूद कुरैशी ने तो एक्चुअली असम्बली में वापस जाने का इंदिया भी दिया था कि जी हमें वापस जाना चाहिए। सो बेसिकली वो इस हक में नहीं है। और उसके बाद में ये रिपोर्ट हुआ कि ये जो इख्तलाफात की वजह से अब दो बड़े सीनियर, मतलब एक जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो वैसे ही मतलब एक ऐसा ब्रिज समझे जाते हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बड़ी अच्छी लैक से लैक है, और मुज़ाकरात के हवाले से जो है उनको एक डव का किरदार समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। ये जो वफ्त वैसे गया था राजा परवेज़ अशरफ के साथ, जिन लोगों को मैं देख रहा था, कासिम सूरी और वो अमजद न्याजी और फ़हीम खान, ये सारे फड्डेबाज हैं। मैं इनको सबको फड्डेबाज जो है वो मैं कंसिडर करता हूँ। इनका ज़्यादातर काम चीज़ों को डिसरप्ट करना होता है, रादर दिन के स्मूथली चीज़ों में चलें, मतलब रौला रप्पा वो मतलब नारे मारना। और इनके हाउस के अंदर भी आप अगर उठा के देख लें, मतलब कासिम सूरी डिक्लेयर्ड आइन शिकन, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो जो फ़हीम खान वो बैठ के जो है वो कौमी असम्बली के अंदर बैठ के अपनी वीडियोस बनाता था, बैठ के लोगों को चोर डाकू कह रहा होता था, और लड़ाई मार कुटाई बदतमीज़ी वो, और ये वही है जिसने उधर सिंध हाउस के बाहर भी जो है वो गेट के ऊपर ठुडे छुडे वगैरह मारे थे, ये वही है। तो ये वफ्त जो है वो भिजवाया हुआ था
आपने राजा परवेज़ अशरफ से मिलने के लिए, तो वो लग ही रहा था कि बेसिकली आप फड्डा डालना चाह रहे हैं, आप चाहते नहीं हैं कि चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। और जो दो लोग, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक जैसे लोग, जिनके साथ जो है वो बैठ के बातचीत हो भी सकती है, वो वफ्द का हिस्सा ही नहीं थे। अब ये खबर आई है कि इन दोनों को जो है वो इमरान खान साहब ने एक तो मैं बनी गाला बार बार बोल देता हूँ, ज़मान पाक बुला लिया है बातचीत करने के लिए। अब उनको क्यों बुलाया गया, देखें इस सिलसिले में जो है वो क्या खबर सामने आती है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो अब आ जाएँ उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा के हवाले से, जिन्होंने चलते टॉक शो में से वो उठ के चली गई। वो थी जनाब आलिया हमज़ा साहिबा। आलिया हमज़ा साहिबा जो है नियो न्यूज़ के प्रोग्राम फ़रीद रईस साहब के शो के अंदर तशरीफ़ लेकर आई हुई थी। तो हुआ ये कि फ़रीद रईस साहब ने जो है वो सवाल किया, उनसे पहला जो सवाल किया उन्होंने कहा कि जी आलिया साहिबा, अंपायर आपके साथ मिला हो, बॉल टेम्परिंग हो तो फिर आप जीत जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस पर उन्होंने कमेंट लेना चाहा। तो उस पर आलिया हमज़ा साहिबा ने ये नुक्ता उठाया कि जी बात यह है कि मैं अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आई हूँ और आपने हुकूमत से दो लोगों को जो है वो साथ बिठाया हुआ है, यानी उसके अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के नुमाइंदे जो हैं वो उस शो के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने ये एतराज़ किया कि जी हमें पार्टी की जानिब से कहा गया कि आइंदा आपने जो है वो इस तरह के सेटअप के अंदर नहीं बैठना। अगर हम बैठे हैं तो हमारे साथ जो है वो हुकूमत की साइड से एक बंदा होना चाहिए, और बेशक आप तीसरा जो है गेस्ट जो है वो तज्जियाकार के तौर पे आप बुला लें, तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो इस शो में मैं मज़ीद नहीं बैठना चाहती। उस पर फ़रीद रईस साहब जो एंकर पर्सन है उन्होंने कहा कि जी आपकी मर्ज़ी, अगर आप उठ के जाना चाहती हैं तो आप चली जाएँ, लेकिन मैंने बराबर का टाइम सबको देना है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना है। तो इसमें जो है वो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं अब ज़ाहिर बात है आपके कहने के ऊपर अपने किसी एक गेस्ट को मैं फारिग तो नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं मज़ीद इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती, और उन्होंने वो हेडफोन्स वगैरह सारे उतारे, माइक शेक उतारा, और वो चलते शो में से उठ के चली गई। अब यहाँ पे एक्चुअली ये बात डिबेटेबल है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं खुद एक एंकर पर्सन हूँ, मेरे शोज़ के अंदर भी जो है वो मज़ीद गेस्ट आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात ज़रा डिबेटेबल है। डिबेटेबल इस सेंस में कि जब आप अपने शो का पैनल बनाते हैं तो क्या वो हुकूमत और अपोजिशन के एंगल से बनाते हैं, एक तो राय ये है, या फिर पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। और वो तीन बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई हैं। तो क्या इस एंगल से बनता है या एक्चुअली हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से बनता है? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये डिबेटेबल बात है कि क्या पैनल्स इसी तरह ही बनने चाहिए। मैं कुछ हद तक वैसे आलिया हमज़ा साहिबा की बात से एग्री करता हूँ कि होना इसी तरह ही चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल हम पे आला हम नवाला होकर जो है वो बात कर रहे हैं, दोनों एक ही बात करते हैं। तो बिल्कुल यकीनन अगर बेहतर हो कि दोनों में से कोई एक ही आ जाए। कभी कभार आपकी मजबूरी होती है, कभी कभार होता है इस तरह आपकी मजबूरी होती है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है दो मुख्तलिफ राय भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह रूस से सस्ता तेल लेने के हवाले से बात था, उसमें बिलावल भुट्टो एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे वो बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। तो दोनों में फिर भी एक इख्तलाफ पाया जाता था। या फिर अगर बात हो रही है आइन साजी के हवाले से या पॉलिसीज़ के हवाले से या अगले आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, सूबाई इलेक्शंस के हवाले से, तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी की एक अपनी एंटिटी है, उसका सिंध से ताल्लुक है। पंजाब के अंदर नून लीग और पीटीआई हैं, केपी के अंदर जो है वो पीटीआई काफ़ी डोमिनेंट है, तो उस पर भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में इस हद तक एक्सट्रीम एंड के ऊपर चले जाना कि जनाब आप शो ही छोड़ के चले जाएं और आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ना आए, मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूँ। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जियो और समा का जो है बॉयकॉट किया गया है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेजते शोज़ के अंदर। मेरे ख्याल में इसका नुकसान अल्टीमेटली पीटीआई को ही होता है। नून लीग भी जो है वो काफ़ी हद तक ARY का बॉयकॉट करती रही है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे नहीं भेजती थी। हमेशा ज़हन में रखिएगा, नुकसान हमेशा आपका होता है, क्योंकि आप उन कड़े सवालों के जवाब जब नहीं दे पाते और आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे नहीं जाता, तो लोगों को सिर्फ एक वन साइडेड व्यू मिल रहा होता है। तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं करने चाहिए। या तो आप ये चीज़ें पहले से अनाउंस करके बता दें, या पूरी की पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को ये बात बता दीजिए कि जनाब हम सिर्फ उस शो में जाएंगे जहाँ पे हुकूमत की साइड से एक बंदा आके बैठेगा। तो अगर वो आके बैठेगा तो ठीक है, फिर हम बैठेंगे, तो ठीक है, ये एक अनाउंस पॉलिसी। लेकिन एकदम शो शुरू हो जाए, गेस्ट आपके बैठे हों और उसके बाद आप माइक शाइक उतार के हेडफोन्स उतार के आप उठ के चले जाएं, मेरे ख्याल में इसका एक अच्छा इफेक्ट नहीं आता। सो इट वॉज बैड ऑप्टिक्स, इट वॉज बैड ऑप्टिक्स फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट पीटीआई बट फॉर एवरीवन। आई होप कि आइंदा का इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है वो ना हो। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।